मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में सर्वप्रथम हम जानते हैं मॉन्टेग्यू कौन थे। भारत सचिव चेम्सफोर्ड वायसराय। अब हम देखते हैं कि 1916 में मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया गया और 1916 में ही मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भूपेंद्र नाथ बसु और विलियम ड्यूक और चार्ल्स रॉबर्ट के अधीन एक कमेटी का गठन किया गया जिसके लिए 1918 में स्वीकृति मिल गई और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम कहलाया। हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को पारित कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य भारत में संसदीय व्यवस्था। मुख्य उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उन्नीस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के मुख्य उद्देश्य में हम देखते हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कराने के उद्देश्य से ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम पारित करवाया गया। इसी कड़ी में हम 1919 के एक्ट में इसके मुख्य प्रावधानों को लिए देखेंगे कौन कौन से मुख्य प्रावधान रहे। चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में हम देखते हैं कि भारत में प्रथम बार केंद्र में एक विधानमंडल की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान यह था कि भारत में एक केंद्र में विधानमंडल की स्थापना की गई। विधानमंडल की स्थापना की गई कब? 1919 में। विधानमंडल ये केंद्र में की गई थी। हमें पता है कि विधानमंडल राज्यों में होता है, लेकिन ये विधानमंडल केंद्र में स्थापित किए गए थे किस एक्ट के द्वारा? 1919 के द्वारा। इसमें विधानसभा और विधान परिषद दो संसद रखे गए थे, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें हम देखते हैं कि विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या या कह सकते हैं हम उम्मीदवारों की संख्या कुल 145 थी। वहीं विधान परिषद में देखें तो 60 थी टोटल, जिसमें से 145 जो विधानसभा थी उसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। और 41 मनोनीत होते थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। कार्यकाल 3 वर्ष का। वहीं हम देखते हैं विधान परिषद, जो कि केंद्र की विधान परिषद थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे
और 26 सदस्य मनोनीत होते थे, जिनमें से मनोनीत सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अब इसी कड़ी में हम जानते हैं कि प्रांतों में देश शासन 1958 का जो अधिनियम था महारानी विक्टोरिया का, उसमें जो 1773 में हमें पता है कि 1784 में जो देश शासन लगाया गया था, उसके लिए महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में समाप्त कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि 1919 में प्रांतों में देश शासन लगा दिया गया। अब कहां पर देश शासन लगा दिया गया? प्रांतों में। प्रांतों में देश शासन लगाया गया। इसके लिए 2 विषयों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय पर वाइसरॉय प्लस परिषद। आरक्षित विषय किसके अंडर में होते थे? वाइसरॉय और परिषद के। वहीं हम देखते हैं कि अनारक्षित विषय वाइसरॉय, परिषद और विधान मंडल इसके अधीन थे। अनारक्षित विषय। वहीं हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में प्रथम बार यूपीएससी की स्थापना की गई। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि यूपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, जिसके बारे में हम जानेंगे। एक मिनट इधर फोकस करेंगे हम। यूपीएससी की स्थापना 1919 के अधिनियम में ये एक प्रावधान था कि भारत में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। इसी के चलते आगे चलकर 1924 में ली कमीशन गठित किया गया। ली कमीशन एक गठित किया गया और ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में 1926 में इस रिपोर्ट के माध्यम से, अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई, तो 1926 में की गई। किस अधिनियम द्वारा की गई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही यूपीएससी की भारत में स्थापना की गई। वहीं किस कमीशन की आधार पर या सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की गई, तो ली कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की गई। ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि 1926 में यूपीएससी की स्थापना हो जाती है। अब मैं आपके लिए कुछ बताना चाहूँ। यूपीएससी पब्लिक यूनियन सर्विस कमीशन, जिसके लिए इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहले हम जैसे आईएएस देते हैं, यूपीएससी के माध्यम से दिया जाता है। एडमिनिस्टर सर्विस जो किसके माध्यम से दिया जाता है? यूपीएससी के माध्यम से। जैसे इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है आईएएस को। ठीक है राहुल जी। भाई दूसरे प्रावधान में हम चलते हैं
कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही 1919 के 1919 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में राज्य विधानसभाओं के लिए बजट पारित करने का अधिकार दिया गया। और हम देखते हैं कि अंकवर्त समिति की सिफारिश पर 1923 में अंकवर्त समिति की सिफारिश पर 1923 में आम बजट से रेल बजट के लिए क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। और हम देखते हैं कि 1915 में मोदी सरकार द्वारा पुनः इसके लिए एक कर दिया गया था, आम बजट और रेल बजट के लिए। लेकिन अलग कब किया गया, अंकवर्त समिति की सिफारिश पर 1923 में। वहीं हम आगे चलते हैं, नरेश मंडल के बारे में बात करते हैं। नरेश मंडल संस्थापक थे लॉर्ड लेडिंग। वहीं हम देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन बने, गंगा सिंह। गंगा सिंह कहाँ के निवासी थे? पूछा जाए गंगा सिंह कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा, वही गंगा सिंह है ये, बीकानेर के महाराजा। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जबकि संस्थापक थे लॉर्ड लेडिंग। वहीं हम आगे इसी कड़ी में जानते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा इसी अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक लेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया। और लोक लेखा परीक्षक लोक लेखा परीक्षक या नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का पद सृजित किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, और लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। अब हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। महिलाओं के लिए प्रथम बार मत देने का अधिकार दिया गया। अर्थात कि पूछा जाए किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार दिया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही प्रथम बार महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार दिया गया। और सिख, ईसाई, और
ब्राह्मणों को, सिख, ईसाई और ब्राह्मणों को आंशिक रूप से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आंशिक रूप से पृथक, अर्थात कि समझना काफी है हमारे लिए, सिख, ईसाइयों और ब्राह्मणों के लिए आंशिक रूप से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। वहीं प्रथम बार महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया। लोक लेखा परीक्षक या नियंत्रक महालेखाकार का पद सृजित किया गया। लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक लॉर्ड लेडिंग थे। अध्यक्ष गंगा सिंह को बनाया गया। और इस प्रावधानों में हमने देखा कि यूपीएससी की भी स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा हुई। और किस कमीशन के द्वारा हुई? ली कमीशन की सिफारिश पर हुई। और कब हुई? 1926 में हुई। वही हमने नहीं देखा। अब आगे हम चलते हैं। इसके द्वारा ही प्रथम बार शिक्षा के लिए राज्य सूची में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? राज्य सूची में। शिक्षा को राज्य सूची में जोड़ा गया, जो कि प्रथम बार था। वहीं हम वर्तमान की बात करें कि शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या केंद्रीय सूची का विषय है? केंद्रीय या संघीय सूची का विषय है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वहीं हम जाने कि समवर्ती सूची होती क्या है। समवर्ती सूची वह होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र का अधिकार होता है कि वह उसमें परिवर्तन करे या उस पर निर्णय ले किसी भी विषय पे। राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य का अधिकार मूल्यवान नहीं होता है, जैसे कि राष्ट्रपति कानून आदि लग जाते हैं या आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो उसमें संघ भी परिवर्तित कर सकता है। वहीं हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही निर्णय ले सकते हैं और दोनों ही इस सूची में कोई भी परिवर्तन या समर्थन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के क्या और प्रावधान रहे। एक शब्द की बात की थी, मैग्ना कार्टा। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के लिए उदारवादियों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया, उसे उदारवादियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि 1919 के जो भी प्रावधान थे वो 1921 में लागू हुए। कब हुए? 1921 में। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के जो प्रावधान थे वो कब लागू हुए? 1921 से ये लागू हुए। इस प्रकार से हमने देखा 1919 के अधिनियम की बात। इसके बारे में कुछ कथन भी है, जैसे तिलक ने इसे असंतोष व निराशाजनक बताया है। कैसा बताया है? असंतोष और निराशाजनक बताया है। और बिना सूरज के सवेरा कहा है। ये किस प्रकार का है कि बिना सूरज के सवेरे, जिस प्रकार से बिना सूरज का सवेरा होता है, उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रावधान भी उसी प्रकार से है, बिना सूरज के सवेरे के समान। भाई हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन करना था। जो कब करना था?
10 वर्षों बाद, यानी कि 1919 में नहीं ये पारित हुआ था, तो इसका 1929 में इसकी समीक्षा करनी थी। कालांतर में हम देखते हैं कि 1929 से पूर्व ही 1927 में इसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा 1927 में ही क्यों की गई? हो सकता है इसका प्रावधान तो 1929 का था ना, कि 10 वर्षों पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी 1929 में, लेकिन 1927 में ही इसकी समीक्षा की जाने लगी। इसका मुख्य कारण ये था कि ब्रिटेन में क्या हुआ, चुनाव आ चुके थे और सरकार चाहती थी इससे पूर्व ही कि उसके प्रावधान जो भी थे उसके लिए, कार्य के लिए पूर्ण कर लिया जाए। तो 1927 में साइमन